नमस्कार दोस्तों, CUET टेस्ट प्रेप के हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। इन्वायरमेंटल साइंस के लेक्चर 14 में हम आज टॉपिक पे जिसका डिस्कशन करेंगे वो है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री एंड सोशल फॉरेस्ट्री और वेरियस टाइप्स ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री। ठीक है। और रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं जैसे कि इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, इन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके साथ ही हमारा 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और फिर तीसरी यूनिट में भी हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे उनका डिस्कशन करेंगे। कल आपको अगली वीडियो मिल जाएगी। ठीक है। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और देखिए क्या है ना कि अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है किसी भी टॉपिक का तो आप कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो कुछ जैसे स्टूडेंट्स हैं जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाइए, तो सबसे पहले क्या है कि मेरा टारगेट है कि कम से कम कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते कहाँ से, वहीं से तो बनते हैं। तो वो चीज़ें आप सॉल्व कर ले जाओगे। और मैं पूरा जो भी सिलेबस दिया गया अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहा हूँ। ठीक है। मैं और इधर उधर की चीज़ें नहीं देख रहा हूँ कि कुछ भी इन्वायरमेंटल साइंस में कुछ भी पढ़ा दिया। क्योंकि इन्वायरमेंटल साइंस का जब सिलेबस देखोगे तो वो बहुत चीज़ें हैं। कंपटीशन में इन्वायरमेंटल साइंस का सिलेबस कुछ दूसरा है, यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है। तो अगर कोई कंपटीशन का पढ़ा के अगर 40 50 100 वीडियो इन्वायरमेंटल साइंस का डाल रखा है तो आपको मैं यही रिक्वेस्ट है कि आप जो वही पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन आप वही वही पढ़िए जो कि सिलेबस में आपके है। सिलेबस को अपने पास रखिए और सिलेबस वाइज पढ़िए, तभी जाके आप अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी आप समझदार हो और आप, मुझे इतना पता है कि आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे होगे, आप बहुत हार्ड स्टडी कर रहे होगे, बहुत मेहनत कर रहे होगे पढ़ाई में। आप सब कुछ भूल के अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए ताकि आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकें। चलिए ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। हम देखते हैं कि अगले टॉपिक में क्या है। जैसे कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है एक्चुअली में, क्या है कि ये जॉइंट शब्द जो यूज हुआ है ना, जॉइंट शब्द, तो इस जो फॉरेस्ट और फॉरेस्ट है और फिर मैनेजमेंट है, ये 3 वर्ड यूज हुए। तो इसका मतलब सिंपल सा यही है, ये समझ लीजिए कि हमारा जो फॉरेस्ट है उसका मैनेज करना, उसको मैनेज करना, ज्वाइंटली मैनेज करना किसके साथ, जैसे कि लोकल कम्युनिटीज़ हैं, गांव के लोग हैं, वहाँ पे जो फॉरेस्ट्स हैं, तो फॉरेस्ट क्या है, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। जो भी फॉरेस्ट है गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। तो कुछ जैसे कि कुछ जनजातियाँ होती हैं, ट्राइबल्स होते हैं, वो फॉरेस्ट में भी रहते हैं। और फॉरेस्ट तो बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो उसमें क्या है कि कुछ गाँव भी बसे होते हैं। तो गाँव के लोगों के साथ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग मिल के उस फॉरेस्ट को मैनेज करते हैं, उसको कंजर्व करते हैं। ठीक। तो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट को भी है कि जो उसके आसपास है, अगर मान लीजिए कि गांव के लोग या ट्राइबल्स लोग फॉरेस्ट में इंटरेस्ट नहीं लेते तो क्या दिक्कतें होती, हो सकता है कि फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन होता है, फॉरेस्ट को हम उतने अच्छा से संरक्षण और कंजर्व नहीं कर पाते। ठीक है। और एक समय ऐसा आता कि फॉरेस्ट विलुप्त भी हो सकता है। ठीक है। तो क्योंकि जब लोकल कम्युनिटी जो आसपास के लोग हैं रहने वाले वही इंटरेस्ट नहीं लेने तो फिर कोई मतलब नहीं हो जाता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हमको गांव के लोगों के साथ मिलके, लोकल कम्युनिटी के साथ मिलके जो फॉरेस्ट के आसपास रह रहे हैं, हमको अपने फॉरेस्ट को सेव करना है कुल मिला के। इसीलिए जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का कंसेप्ट आया। और ये जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का कंसेप्ट आया ना, ये जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 थी उसमें एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, तब से ही शुरू हुआ था। ठीक है। लेकिन एक बात ये बता दें कि सबसे पहले एक तरह से ये पायलट बेसिस पे, कि मतलब एक स्टार्टिंग में पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ था कि देखें कि हम गांव के लोगों के साथ मिलकर फॉरेस्ट को अगर बचाते हैं तो वो सही हो पाता है कि नहीं, सक्सेसफुल होता है कि नहीं। तो शुरुआत में 1888 से पहले पश्चिम बंगाल में ये चीज़ एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे स्टार्ट हुई थी। जब वो सक्सेसफुल हुई तो हमने जो है कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में इसको प्रॉपरली इंट्रोड्यूस किया था। तो जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है ये क्या है कि इज अ प्रोग्राम इन विच देयर इज अ पार्टनरशिप बिटवीन स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड लोकल कम्युनिटी दैट डिपेंड अपॉन द फॉरेस्ट देयर लिविंग कम्युनिटी इन नेचुरल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है।
तो जो लोकल कम्युनिटी होती है ना वो फॉरेस्ट के आसपास रहती है, और फॉरेस्ट का जो भी प्रोड्यूस होता है, जो एक जीवन यापन के लिए चाहिए गांव में या लोगों को या ट्राइबल्स को, उस पर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो वो सरकार क्या करती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मिल के उसके साथ फॉरेस्ट को बचाती है, और उसके एवज में जो गांव के लोग होते हैं, जो ट्राइबल्स हैं, जो लोकल पीपल हैं, लोकल कम्युनिटी के, उनको भी फायदा होता है। ठीक, तो ये क्या करता है कि प्रमोट सस्टेनेबल कंजर्वेशन मेथड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट फ्रॉम एफर्ट व ज्वाइंट पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट। ठीक है, और इससे क्या होता है कि हम मैनेज कर पाते हैं और प्रोटेक्ट कर पाते हैं जो भी फॉरेस्ट डिग्रेडेड है, जो कि जिनकी क्वालिटी में जो पहले बहुत घने जंगल होते थे, लेकिन उसमें जो कटाई हो रही है, अनवांटेड कटाई हो रही है, उन सब से हम बचा सकते हैं। ठीक है, डिग्रेड होने से अपने फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। और उसके रिटर्न में क्या होता है कि जो कम्युनिटी है उनको क्या बेनिफिट होता है, उनको जैसे रबर मिलता है, मेडिसिन मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं वेरियस, तो ये चीज़ें हैं। तो ये एक्चुअली में 1988 से एग्जिस्टेंस में है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के, और उड़ीसा में इस तरह का पहला रिजोल्यूशन पास किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट है ये टोटली डिपेंडेंट ऑन द फॉर्मेशन ऑफ लोकल विलेज इंस्टीट्यूशंस दैट अंडरटेक प्रोटेक्शन एक्टिविटी मोस्टली डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड मैनेज बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक, तो अर्लियर क्या था, वेस्ट बंगाल वाला केस मैंने बताया कि वेस्ट बंगाल में सबसे पहले एक तरह से ये जब सक्सेस हुआ तो इसको फिर आगे बढ़ाया गया था। ठीक है, तो कम्युनिटी इसमें क्या करती है, एक फॉरेस्ट JFM बनाती है, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी बनाती है, प्रोटेक्ट करने के लिए, मैनेज करने के लिए अपने आसपास के फॉरेस्ट को, और गांव के लोग ही ये JFM कमेटी बनाते हैं। ठीक है, और उसमें वेरियस प्लान बनाते हैं, लॉ बनाते हैं फॉरेस्ट को कैसे बचाना है। तो उसके लिए यानी कि की एलिमेंट जो होता है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का, कि कम्युनिटी हैव द पावर टू मैनेज एंड यूज ऑफ फॉरेस्ट बाय मेंबर्स एंड एक्सक्लूड नॉन मेंबर्स। ठीक है, और बेनिफिट टू देम डायरेक्ट एक्सेस एंड कंट्रोल ऑन द यूज एंड द सेल ऑफ द मोस्ट NTFP। इसका मतलब क्या है, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी कि जैसे कि फॉरेस्ट में, जंगल में क्या होता है, लकड़ी होती है, पेड़ लकड़ी भी तो देते हैं, तो लकड़ी पे पूरा अधिकार एक तरह से गवर्नमेंट्स का होता है, और उसके अलावा जो भी फ्रूट्स हैं, मेडिसिन है, इन सबको इन सब का अधिकार, इन सबको जो गांव के लोकल पीपल होते हैं, जनजातीय लोग होते हैं, उनका यूज करते हैं, उनको इसका फ़ायदा मिलता है। और जैसे कि और भी इकोसिस्टम की जो सर्विसेज होती हैं, ठीक है, वो जैसे वाटर रिचार्ज, पॉलिनेशन, वाइल्ड लाइफ हैबिटाट, ये सब भी गांव के आसपास की चीज़ों को सही करता है। क्योंकि जब फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करेंगे तो जो इकोसिस्टम है, इन्वायरमेंट है, वो अच्छा होगा। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी। ठीक है, सो द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कम्युनिटी इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज पैरामाउंट इंटरेस्ट। एक्चुअली में जो ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, कुल मिलाकर उसका यही मतलब है। और इसमें क्या होता है कि पोटेंशियल टू मीट लोकल सब्सिस्टेंस नीड। तो जो ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट से क्या होता है कि एक तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट को क्या होता है कि लोकल पीपल मिल जाते हैं फॉरेस्ट को बचाने के लिए, और जो लोकल लोग होते हैं, आम जनता होती है जो फॉरेस्ट के आसपास रहती है, ट्राइबल पीपल रहते हैं, उनको क्या है कि उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जीने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं। जैसे फ्यूल मिल जाता है, फोडर मिल जाता है, फिर मेडिसिन मिल जाती है, और लाइवलीहुड के लिए वो जो प्रोडक्ट होते हैं पेड़ पौधों से मिलते हैं, जंगलों से, उनको वो सेल करके कुछ कमा भी लेते हैं। ठीक है, और फॉरेस्ट को बचाया जा सकता है। इस तरह से दोनों चीज़ें हो जाती हैं, यानी कि गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होता है और लोकल लोगों को भी फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अब जैसे कि जेंडर बैलेंस करने के लिए इसमें ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी एक बनती है, जिसमें वोमेन की भी एक, औरतों की भी एक सब कमेटी होती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल जब ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का देखते हैं, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का जब एग्जाम्पल देखते हैं, तो उसमें एक जो गडी और गुज्जर ट्राइब्स होते हैं ना हिमालयन पे एक्चुअली में, तो वो क्या करते हैं ना, अपनी गाय को या अपनी कैटल्स को वो ग्रेजिंग कराते हैं, चराते हैं। तो वो क्या करते हैं कि चूंकि उनको वो प्रिजर्व भी करते हैं, क्योंकि उनको क्या है कि अगर वो प्रिजर्व नहीं करेंगे, तो बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व नहीं करेंगे, तो उनको फिर अगली साल के लिए चराने के लिए घास ही नहीं बचेगी अपनी गाय को या
जो भी जानवर वो पालते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल तो एक हो गया। तो इससे क्या होता है कि हमारे जंगलों की भी सुरक्षा हो जाती है और उनकी भी, जो उनके पशु होते हैं उनको भी प्रॉपर जो चारा होता है, ग्रेजिंग घास होती है, ग्रास होती है, उनको मिलती है। इसी तरह से बिश्नोई कम्युनिटी है एक राजस्थान में, उनको भी इकोलॉजिकल कम्युनिकेशन कंजर्वेशन का उनका बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि जो सैंड ड्यून्स होती है ना डेजर्ट एरिया में, उनको वो क्या होते हैं, बढ़ने नहीं देती हैं। उनको इस तरह से सैंड ड्यून्स को, जो सैंड ड्यून्स होती है ना हमारी जो डेजर्ट एरिया में, उसको उन्होंने एक तरीका अपनाया हुआ है जिससे कि वो सैंड ड्यून्स जो, क्योंकि वो क्या होते हैं, डेजर्ट होते हैं, उनकी ही मिट्टी होती है। अगर वो जो ऐसे खेतों में मिल जाएंगे जहाँ पे कि फसल उग रही है, तो पूरी की पूरी पूरा खेत बंजर हो जाएगा। तो उनके पास ऐसी टेक्निक्स होती हैं कि वो बचा लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे दोनों गवर्नमेंट्स को भी फायदा हो रहा है और उनको भी फायदा होता है, ठीक है। अब जैसे कि मालधारी ट्राइब्स हैं, एक जो गिर नेशनल पार्क है, उसमें मालधारी ट्राइब्स रहते हैं, ठीक है। ये भी याद कर लीजिएगा कि अगर पूछ देगा गिर नेशनल पार्क में कौन से ट्राइब्स रहते हैं तो उनका क्या नाम है, तो मालधारी ट्राइब्स होते हैं। तो वो चूंकि वहाँ रहते हैं, तो वो जो लायन होते हैं ना, शेर शेर पूरे जो होते हैं वहीं पाए जाते हैं पूरे विश्व में। कहाँ पे, गिर नेशनल पार्क में। ये भी याद रखिएगा कि जो लायन होते हैं पूरे विश्व में गिर नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और इक्का दुक्का कहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और पूरे इंडिया में तो यही पाए जाते हैं, ठीक। तो अब उसके, लेकिन क्या है कि इसमें कुछ चैलेंजेज हैं, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में कुछ चैलेंजेज होते हैं। इसमें कुछ चैलेंजेज होते हैं, जैसे कि अब आजकल की स्थिति इस लेवल पे आ गई है कि ये ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, उसी के एग्जिस्टेंस पे ही सवाल खड़ा हो गया। और क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है और जो लोकल कम्युनिटी, तो लोकल कम्युनिटी क्या है कि जो फॉरेस्ट को बचाने के लिए ना, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज करने की कोशिश करती है। तो वो प्रोग्राम को इसीलिए जो डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट है, सोचती है कि इतना पैसा हम खर्च करें, क्यों खर्च करें, तो उसको स्क्रैप करने की सोचती है। और उसमें क्या है, बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो जैसे कि अफॉरेस्टेशन, अगर फॉरेस्ट लगाते हैं एक बीघे में, तो कम से कम 20,000 रुपये लगते हैं। तो एक तो इस एक्सपेंसिव है, और फिर उसका लीगल स्टेटस नहीं है, कोई फाइनेंशियल और एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होती है जो कमिटी बनती है। तो इस ये भी दिक्कत करती है। और एक जो कि जो पूरा प्लान होता है ना ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का, वो एक तरह से प्लान ही गड़बड़ है, प्लान में ही फॉल्ट है, ठीक है। इसीलिए वो और जो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है कि जो औरतों का पार्टिसिपेशन है वो भी थोड़ा सा कम है, इसलिए दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। तो अब और उसमें एक्सेसिव रेगुलेशंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और कभी कभी क्या हो कि जो काम करते हैं ना लोग, उनको प्रॉपर उनको जो वेज होता है उनको देना, वो भी नहीं मिल पाता है। और फिर कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं। अब जैसे कि जंगलों में ना कई ट्राइब्स रहती हैं, तो एक वो ट्राइब्स एक दूसरे के साथ लड़ती रहती हैं, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और जो राइट्स होते हैं, जो ट्राइबल्स कम्युनिटी जंगलों में रहती है, उनके कुछ राइट्स होते हैं जंगलों के प्रति, तो वो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको नेग्लेक्ट करती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे जॉइंट फॉरेस्ट उसमें मैनेजमेंट करने में, ठीक है। तो ये रहा डेफिनीशन, और ये चीज़ें हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब आगे हम देखते हैं कि जो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री होती है, ये क्या होती है। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री सिंपली सा कुछ नहीं होता है कि जो हम फॉरेस्ट्री का मतलब क्या है कि पेड़ पौधे लगाना, ठीक है, उसको साइंटिफिक तरीके से, प्रॉपर तरीके से करते हैं। अब इसमें क्या आता है, जैसे जंगल है, जंगल में तो क्या है कि कई पेड़ है ना, कई तरह की, कई वैरायटीज के पेड़ है, और वो ऐसा नहीं कि एक एक प्रॉपर फॉर्मेट में लगे होते हैं। वो तो जंगल है, जो पेड़ जहाँ पे उग गया। लेकिन साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में क्या होता है कि हम प्रॉपर चैनल में पेड़ की प्रॉपर प्लांटिंग करते हैं। यानी कि उसमें ना, सपोज करिए कि सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि उसमें एक ही वैरायटी के, एक ही वैरायटी के स्पेसीज के हम पेड़ लेते हैं। जैसे आम का पेड़ लगा रहे हैं तो केवल आम का ही पेड़ लगा रहे हैं एक लाइन में, या जामुन का पेड़ लगा रहे हैं तो एक लाइन में जामुन का ही है, अमरूद का लगा रहे हैं तो अमरूद का है। लेकिन जंगलों में ऐसा नहीं होता है। जंगलों में क्या है कि यहीं पे पास में एक जामुन का पेड़ है तो आम का पेड़ है, एक बबुल का पेड़ है तो एक शीशम का पेड़ है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में यही इसके उल्टा होता है कि एक ही तरीके के पेड़ एक ही लाइन में लगे होते हैं, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्लांटेशन कहते हैं, ठीक, प्लांटेशन कहते हैं। तो यही है कि साइंस ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्री प्लांटेशन मैनेजमेंट इज साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, और जो रिप्लेस विद द सिंगल स्पेसीज ट्री इन द लाइन नोन एज प्लांटेशन।
क्योंकि क्या था इंडिया में क्या है कि जो इंडियन पीपल है ना, जो जंगलों में रहते हैं तो वो तो भाई अपने सर्वाइवल के लिए, अपने डेली नीड्स के लिए फॉरेस्ट में रहते हैं, और उनके जो फॉरेस्ट के प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि उनका फल हो गया, लकड़ी हो गई, या उनसे मेडिसिन जो मिल रही है, उसी पे अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन ये अंग्रेज जब आए ना अपने देश में, उन्होंने ही सबसे पहले एक तरह से साइंटिफिक फॉरेस्ट्री अपने देश में शुरू की, और वो जो जंगल थे ना उनको कंट्रोल किया और कमर्शियल पर्पज के लिए यूज किया, जैसे रेलवे का निर्माण करना या और भी ब्रिजेज हैं या जहाँ पे भी यूज हो सकता है, तो उसके लिए कमर्शियल चीज़ें यूज़ करने, कंस्ट्रक्शन की चीज़ों में यूज़ करने के लिए फॉरेस्ट को क्या नए नए रूल बना दिया, और ऐसे रूल बना दिए कि भाई फॉरेस्ट से आप लकड़ी नहीं काट सकते। जो जंगलों में रह रहे हैं, सोचिए कि जिनका जीवन यापन ही जंगलों से चल रहा है, उनमें ऐसे रूल थोप दिए गए कि आप जंगलों से लकड़ी नहीं काट सकते, आप जंगलों में जो फल फूल ये सब चीज़ें पैदा हो रही हैं उसका कोई भी यूज नहीं कर सकते। तो इसका यूज वो आपको सरकार को देना पड़ेगा, अंग्रेजों को तोड़ के लकड़ियां उनके अंग्रेजों के लिए काटनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अब अंग्रेजों ने क्या किया, जो जंगल थे ना उनको साफ सफाया करके वहां पे एक तरह के पेड़ प्लांट करना शुरू किया, ठीक है। तो उसकी इस तरह से कमर्शियल, और इसका पूरा कमर्शियल पर्पज के लिए यूज करने लगे, तो इस तरह से कमर्शियल खेती का भी उन्होंने शुरुआत की। तो सबसे पहले अंग्रेजों ने ही शुरुआत किया फॉरेस्ट्री का, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का। तो इसमें क्या है कि जो ग्रेजिंग होती थी, अपने जो ट्राइबल्स पीपल थे जो आसपास रहते जंगलों के, वो अपने जानवर को, गाय को या भैंस को या किसी भी जानवर को चराने ले जाते थे, तो उस पर भी पेनाल्टी लगा दी अंग्रेजों ने, नए नए कानून ला दिए और उनको प्रोहिबिट कर दिया कि कोई लकड़ी आप जंगल से नहीं ले सकते। इसका सिंपल कारण क्या था कि भाई उनको कोई भी वुड जो है विदाउट परमिशन नहीं ले जा सकते। इसका सिंपल कुछ नहीं कारण था, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट सुपरविजन कर दिए, क्योंकि वो क्या कर सकें, कमर्शियल फार्मिंग कर सकें, ठीक है। अब इसी के उसमें एक थे फ्रेडरिक बेली, कर्नल फ्रेडरिक बेली, रॉयल इंजीनियर थे वो, और वो ना पहले जो है कि डायरेक्टर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट सर्वे थे। उन्होंने क्या है कि फॉरेस्ट्री स्कूल इन देहरादून में शुरू किया 1878 में, और उसके पहले डायरेक्टर बने थे। तो ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है कि जब साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की बात आती है तो उसमें क्या होते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज वे कट डाउन इन द नेचुरल फॉरेस्ट, जंगलों के जो तरह तरह के पेड़ है उनको कट कर दिया गया, और प्लांटिंग वन टाइप ऑफ ट्री इन स्ट्रेट रो नोन एज द प्लांटेशन, जो मैं पहले बता चुका हूँ। और जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, ऑफिशियल क्या करते हैं, सर्वे करते हैं उस एरिया का और डिफरेंट टाइप ऑफ ट्री का, और क्या करते हैं, प्रॉपर वर्किंग प्लान बनाते हैं कि हमको कैसे कट करना है। फिर वो हर साल काटते हैं और नए नए पेड़ को प्लांट करते हैं नए नए एरिया में, ठीक है। और तो सेम लैंड पे वो क्या करते हैं, रीप्लांट करते हैं ट्री को। जब वो ट्री कट जाता है, बड़ा होता है 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल बाद, तो उसको काट के फिर से दूसरा पेड़ लगा देते हैं, और यही एक तरह से साइंटिफिक फॉरेस्ट्री बोली जाती है। कुल मिला के कि एक प्रॉपर वे में, जैसे जंगल में तो कहीं भी पेड़ उग जा रहा है, लेकिन नहीं, हमने उस पेड़ को, जंगल को साफ कर दिया, वहां पे एक प्रॉपर वे में हमने पेड़ लगा दिए, एक लाइन में पेड़ लगा दिए एक ही प्रजाति के, जैसे कि आम लगाया तो आम ही लगाया। तो अब ये इंट्रोड्यूस क्यों किया अंग्रेजों ने, इसके कई कारण थे, ठीक है। ये भी चीजें आ सकती हैं कि ये अंग्रेजों ने साइंटिफिक फॉरेस्ट इंडिया में क्यों यूज की। तो सबसे पहला है कि ब्रिटिशर्स फेल लोकल पीपल इन इंडिया वेयर रेकलेसली कटिंग द ट्री विच वुड डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट कंप्लीटली। सोच लीजिए, मतलब कि अंग्रेज इंडिया को बता रहे हैं, इंडिया के लोगों को, कि उन्हीं के देश में आके कि भाई आप लोग तो पेड़ जंगल काट के आप जंगलों को बर्बाद कर दोगे, तो आप कुछ नहीं कर सकते जंगलों में, ठीक है। और उन्हीं जंगलों को अंग्रेजों ने काट के एक तरफा केवल एक ही प्रजाति का पेड़ लगा दिया। और एक चीज और बताएं, इससे जो अगर एक ही प्रजाति के पेड़ लगते हैं, प्लांटेशन होता है, तो ये बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा है। अगर बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा है तो इन्वायरमेंट के लिए खतरा है, और वही अंग्रेज हमें सिखाने लगे थे, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि अंग्रेज कहाँ कहाँ से क्या क्या चाल चलते थे अपने देश में। तो ब्रिटिशर्स आगे क्या है, नीडेड फॉरेस्ट लैंड टू बिल्ड शिप्स एंड रेलवे। एक्चुअली में मकसद क्या था, उनको भैया जहाज और रेलवे बनानी थी, इसलिए उन्होंने जो इंडिया के लोग थे उनको जंगलों से एक तरह से भगा दिया, या जंगलों में
उनको बस उनकी काम की चीज़ें, उससे ज़्यादा वो नहीं यूज कर सकते, ठीक है, जिससे कि अंग्रेजों को कुछ नुकसान हो सके। और उस एरिया में सोचिए कि उन्होंने ग्रेजिंग को भी प्रोहिबिट कर दिया। किसको? ग्रेजिंग को भी प्रोहिबिट कर दिया। और जो टिम्बर था ना, लकड़ियाँ थी, उसको प्रोटेक्शन को उन्होंने कंट्रोल कर लिया, ठीक है। और ब्रिटिश क्या क्लेम करते थे कि इंडियंस फार्मर डैमेजिंग द फॉरेस्ट, सो डिसाइडेड देयर कि उन्होंने खुद से फॉरेस्ट्री करना शुरू किया, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, वेरियस लॉ बना दिए उनको रेगुलेट करने के लिए कि जो भी फार्मर है वो कुछ लिमिट तक ही फॉरेस्ट में चीज़ें यूज कर सकता है, ताकि वो क्या कर सकें, वो उसी फॉरेस्ट को कमर्शियल पर्पज के लिए यूज कर सकें, ठीक है। तो ये अंग्रेजों का, इसलिए उन्होंने साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को यूज किया। अब अगला सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है? सोशल फॉरेस्ट्री, सोसाइटी जो होती है, सोसाइटी सिंपल समझिए कि आपका गांव, आपके गांव के लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम पेड़ पौधे लगाएंगे और उसको प्रिजर्व करेंगे, और उससे, और ये पूरा सबका कॉमन रहेगा, और उससे जो भी चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, पेड़ लकड़ी दे रहा है या कोई मेडिसिन वाला पेड़ है या कोई फूल का पेड़ है या कोई ऐसा पेड़ है जिससे तेल निकल रहा हो, या ऐसा पेड़ है जो फ्रूट देता है, ठीक है, तो वो पूरे गांव के लोगों को बराबर मात्रा में यूज करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। एक तरह से सोशल फॉरेस्ट्री यही होती है, ठीक है। फॉरेस्ट्री मतलब पेड़ लगाना प्रॉपर वे में, और सोशल मतलब पूरी सोसाइटी मिल के, एक तरह से बस यही समझ लीजिए, ठीक। तो अब इसका एक तरह से डिफिनीशन क्या हुई कि फॉरेस्ट्री ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड द फॉर द पीपल, कि जो लोग हैं गांव के वही पेड़ लगा रहे हैं, और किसके लिए? अपने लोगों के लिए, और फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, ठीक है। तो सोशल फॉरेस्ट्री मीन्स क्या है? मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एज वेल एज ऑफ फॉरेस्टेशन ऑफ द बैरन लैंड, यानी कि जो खाली पड़ी ज़मीनें हैं ना, बंजर ज़मीनें हैं, उस पर हमने नए सिरे से पेड़ लगाना, और जो फॉरेस्ट हैं उसका प्रोटेक्शन करना, उनका मैनेजमेंट करना। और उससे क्या होता है कि इन्वायरमेंट को फ़ायदा होता है, सोसाइटी को फ़ायदा होता है, और रूरल गांव का डेवलपमेंट होता है, यही ऑब्जेक्टिव, और कुछ रिवेन्यू भी मिलते हैं। तो ये पूरा ऑब्जेक्टिव होता है सोशल फॉरेस्ट्री का। तो सोशल फॉरेस्ट्री सबसे पहले इंडिया में किसने यूज किया था, ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है कि जो नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर है वो 1976 में सोशल फॉरेस्ट्री का यूज किया था सबसे पहले वर्ड। उन्होंने ही बताया था कि सोशल फॉरेस्ट्री क्यों यूजफुल है, क्यों करनी चाहिए, और ये इसका क्या इंपॉर्टेंस है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन में, बायोडाइवर्सिटी को इम्प्रूव करने में, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्टिव जो आता है कि टेकिंग प्रेशर ऑफ द ट्रेडिशनल फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग द फ्यूल वुड, फोडर, टिम्बर, ग्रासेस एंड अनयूज्ड फॉलो लैंड्स एंड द रूरल पॉपुलेशन। अब क्या है कि पहले जो जो फॉरेस्ट है, ठीक है, अब सभी लोग उसी फॉरेस्ट में जाके लकड़ी या पेड़ फूल पौधे तोड़ेंगे, तो उस फॉरेस्ट में डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ रही है। तो क्या किया गया कि भाई जो गांव की खाली ज़मीनें पड़ी हैं वहाँ पे भी पेड़ लगा दो, गांव के लोग मिलके, और जो गांव की ज़रूरतें हैं, पेड़ जंगलों से मिलती थी, वो पेड़ से उस ज़रूरतों को पूरा किया जाए। कुल मिला के यही था, ठीक। तो अब इसको सोशल जो फॉरेस्ट्री थी ना, सोशल फॉरेस्ट्री कई चीज़ों में कमीशन ने, जो कौन सा कमीशन, ये नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर जो था, उसने सोशल फॉरेस्ट्री को डिवाइड किया कई उसमें, कि एग्रो फॉरेस्ट्री, एक्सपेंशन फॉरेस्ट्री, रिहेबिलिटेशन, डिग्रेडेशन एंड लो ग्रेड फॉरेस्ट, रिक्रिएशन फॉरेस्ट्री, ये चीज़ों को इसमें उन्होंने सोशल फॉरेस्ट्री को डिवाइड कर दिया, ठीक है। और जो ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव तो आपको जाहिर सी बात है कि आपको पता लग ही गया होगा डेफिनीशन पढ़ के ही कि ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कि जो लोकल नीड है, जो गांव की नीड है, गांव के लोगों की नीड क्या होगी, लोकल नीड क्या होगी, कि लकड़ी की नीड होगी, फ्यूल की नीड होगी, टिम्बर चाहिए छोटे छोटे, जैसे कि चौकी बनाना है, खटिया बनाना है, या कुछ और भी काम करने के लिए जो भी लकड़ियों की ज़रूरत है, बांस की ज़रूरत है, फोडर की ज़रूरत है, चारा की अपने पशुओं के लिए, ठीक है। और जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, जैसे कि फ्रूट्स है, या फॉरेस्ट में कुछ पेड़ होते हैं जो मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं, उन सब की ज़रूरतों को पूरा कर सकें, ठीक। और रिलीज काऊ डंग, तो क्या करते हैं उससे क्या होगा कि इंक्रीज एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है उसको भी बढ़ाया जा सके, ठीक है। और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेंगी, ठीक है। और उसको कॉटेज इंडस्ट्री का भी डेवलपमेंट हो, और सॉइल जो वाटर कंजर्वेशन हो, और फिर जो एस्थेटिक व्यू है उस एरिया का, क्योंकि जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं ज़्यादा, आपको पता है कि वो जगह और भी सीनरी अच्छी लगती हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ये सब उसका ऑब्जेक्टिव था। अब सोशल फॉरेस्ट्री फेल क्यों हुआ, उसमें फेल होने के कई कारण थे, ठीक है। उसमें से जो मेन कारण है उनको हम देखते हैं कि वोमेन का पार्टिसिपेशन सबसे कम था, सबसे इम्पोर्टेंट। अब सोच लीजिए कि आधा जनसंख्या ही कोई काम नहीं कर रही है, तो वो चीज़ फेल तो होगी ही, ठीक। और जो एक तरह से ना, जो सोशल फॉरेस्ट्री का लोगों ने एम बना लिया कि इससे हमको पैसे कमाने हैं, ठीक है। अब पैसे कमाने हैं तो उससे क्या है, जो खेती बाड़ी भी तो है, डेली खाने पीने की चीज़ें, गेहूँ धान, इस सब को उगाना भी तो पड़ेगा हमें, सब्जियां उगानी हैं, तो ये सब भी तो इम्पोर्टेंट हो। इसके कारण से जो सोशल फॉरेस्ट्री थी वो फेल हुई, ठीक है। और एक तो क्या था कि जैसे अब्सेंट लैंड लॉर्डिज्म इंक्रीज। अब क्या है ना कि जिनके पास बहुत ज़्यादा खेत थे, उन्होंने क्या किया कि अब जैसे कि अगर वो गेहूं लगाएंगे या चावल धान लगाएंगे, तो उनको कम से कम 6 महीना में आके कई बार आना पड़ेगा, पानी खाद ये सब चीज़ें देनी पड़ेंगी। लेकिन एक बार पेड़ लगा दिया आम का, या 2-3 आम अमरूद 3-4 मिला के, तो उनको तो बहुत कम आना है, तो वो गायब हो जाते थे। तो ये चीज़ें की प्रॉब्लम्स थी, इसके कारण ये सब चीज़ें फेल कर गई, समझ रहे हो। अब उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव तो साफ साफ पता चलता है कि इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करना, इंक्रीज जो फ्यूल वुड थे उसकी सप्लाई को इंक्रीज करना, और क्या है नेचुरल ब्यूटी को इंक्रीज करना, ये सब चीज़ें थी। और जो अनस्किल्ड लोग हैं उनको जॉब प्रोवाइड करना, लैंड, अगर जैसे क्या है कि लैंड बैरन लैंड है, बंजर भूमि है, अगर वहाँ पे पेड़ पौधे लगते हैं तो उस ज़मीन की क्वालिटी बढ़ जाती है, ठीक है। उसमें चीज़ें और भी प्रोड्यूस होने लगती हैं, ठीक है। तो वो उपजाऊ हो जाती है। और रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ किसकी, रूरल एंड अर्बन पीपल की। तो अब इसका बेसिकली कुल मिला के इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स तो बहुत हैं, लेकिन कुछ 6 इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं, उनको हम देखते हैं। कि एक तो क्या है कि फाइट अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग। अब जैसे ज़्यादा से ज़्यादा जंगल काटे गए, तो उससे क्या होगा कि इन्वायरमेंट में जो इंडस्ट्री लगी तो उन्होंने जो कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में या पोल्यूशन किया, अब वो पोल्यूशन के कारण क्या हो गया, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ गया। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ा तो जो आर्कटिक अंटार्कटिका की बर्फ़ हैं वो पिघल रही हैं, उस पिघलने के कारण जो समुद्र का जो वाटर लेवल है वो बढ़ रहा है, तो जो उनके किनारे कंट्रीज रह रही हैं उनके डूबने का खतरा आ गया। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जैसे कि कहीं पे सूखा बहुत पड़ता है, तो कहीं पे बाढ़ आ रही है, कहीं पे पानी नहीं पड़ रहा है, कहीं पे बाढ़ आ रही है, सोच लीजिए। तो और जब पानी नहीं पड़ना चाहिए तो वहाँ उस समय पानी पड़ता है, तूफान आ रहा है, तो जो मौसम है ना उसकी अनिश्चितताएं बढ़ती जा रही हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगेंगे तो ये सब चीज़ें कंट्रोल होंगी। और सॉइल, जो सॉइल कंजर्वेशन है, जैसे कि अगर कहीं सॉइल डिग्रेड हो गई तो अगर पेड़ पौधे लगाएंगे तो उससे जो पत्तियां गिरती हैं वो ज़मीन को उपजाऊ बनाएंगी। और जो सॉइल कंजर्वेशन का मतलब कि एक तरह से जैसे कि जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उन ज़मीनों को, उनकी जो जड़ें होती हैं ना, जो ज़मीन है मृदा है, मिट्टी है, उनको बांध के रखती हैं। तो जो मृदा अपरदन होता है वो कम होता है, ठीक है। इससे सॉइल की क्वालिटी बढ़ती है, और इन सब चीज़ों से बायोडाइवर्सिटी भी बढ़ेगी, बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी। और तो अब पेड़ पौधे लगाने के कारण क्या होगा, एयर क्वालिटी बढ़ेगी। जाहिर सी बात है कि जो इन्वायरमेंट में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो ज़्यादा है, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो उनकी मात्रा को हमें मैनेज करने में हेल्प करेंगे, ठीक। और एनर्जी का कंजर्वेशन करेंगे, क्योंकि क्या है कि जहाँ पेड़ पौधे रहते हैं ना, वहाँ पे एक तरह से कूल रहता है, थोड़ा ज़्यादा कूल रहता है, तो वहाँ पे हमको जैसे एसी की या कूलर की इन सब की कम ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन भी हो गया। अब सोशल बेनिफिट भी होते हैं। सोशल बेनिफिट में क्या है कि लोगों को पेड़ पौधे रहेंगे तो उससे जो रोजगार पैदा होगा, या जो पेड़ पौधे फल फ्रूट दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, लकड़ियाँ दे रहे हैं, तो इससे लोग नए तरह के रोजगार प्रोवाइड कर सकते हैं। और क्या है कि वो सीनरी प्रोवाइड कराएंगे, वहाँ का माहौल उस एरिया का अच्छा लगेगा, सीन अच्छा लगेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें बेनिफिट्स होती हैं। और इसके अब देखते हैं टाइप्स क्या होते हैं सोशल फॉरेस्ट्री के। तो सोशल फॉरेस्ट्री में एक सबसे पहला टाइप है एग्रो फॉरेस्ट्री का। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है कि कुल मिला के खेती के साथ साथ
पेड़ पौधे उगा के भी उनके आसपास हमको दोनों को जोड़ के कि हम खेती भी कर रहे हैं, पेड़ पौधे भी उगा रहे हैं, एक तरह से समझ लीजिए कि ग्रोथ ऑफ ट्री एंड एग्रीकल्चर, यानी खेती भी साथ में कर रहे हैं और पेड़ पौधे भी लगा के उन यानी कि खेती का भी हम जैसे कि धान गेहूँ ये सब चीज़ें वही पैदा कर रहे हैं और उसके आसपास खेतों के आसपास पेड़ पौधे आम के अमरूद के इन सब के फूलों के लगा दिए पौधे, तो उनका भी फायदा ले रहे हैं। कुल मिला के आप बस इतना ही समझ लिए कि पेड़ भी और एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, तो इनको कमर्शियल बेसिस पे एग्रीकल्चर भी खेती करते हैं और ट्री की खेती करते हैं। और इससे क्या होता है, इससे एक इंटरेक्शन किससे होता है, दोनों सिस्टम से, कि पेड़ पौधों से भी और एग्रीकल्चर का भी इंटरेक्शन होने लगता है, ठीक है। और ये पूरा एक इंटरप्राइज में बन जाता है, एक तरह से बिजनेस का काम करने लगता है कि भाई हम साथ साथ में इनका पूरा बिजनेस क्रिएट कर दिया। तो हमारी जो एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स थी और जो हमारा जो एक तरह से प्रॉब्लम्स है ना कि फार्मर्स की इनकम बहुत कम होती है, तो उनके इनकम को बढ़ाने में भी मदद करती है जो है एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है। अब एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है कि ये क्या करती है, ऑफर बिजनेस इकोनॉमिक बेनिफिट, सोशल बेनिफिट, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एज वेल एज इकोलॉजिकल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक। तो ये इनका काम है हमारा, ठीक है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री का ये इंपॉर्टेंट काम है, बेनिफिट्स हैं एक तरह से। अब आगे अगला टाइप है फार्म फॉरेस्ट्री। फार्म फॉरेस्ट्री क्या होता है, फार्म फॉरेस्ट्री में क्या होता है कि कुछ नहीं, मैनेज ट्री फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज विद इन अ फार्मिंग कंटेक्स्ट, मतलब कि हमने जैसे कि अगर हम यूकेलिप्टस का पेड़ होता है एक तरह से, तो वो हमने पेड़ लगाया किसके के लिए, अपने खेतों में, कि पूरे खेत में यूकेलिप्टस का पेड़ लगा दिया, तो उसका एक मकसद है कि हम लकड़ी पैदा कर रहे हैं अपने खेत से और उसको बेच के पैसे लेंगे, कमाएंगे, ठीक। हमने आम का पेड़ लगा दिया या जामुन का पेड़ लगा दिया या अमरूद का पेड़ लगाया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा मकसद क्या है कि हम फल फ्रूट्स बेच के अपना जो एम्प्लॉयमेंट है हमको कमाने की सोचते हैं, अपनी ज़मीन का अपने खेत का यूज करके फल फ्रूट्स उगा के कमाएंगे। तो कुल मिला के एक स्पेसिफिक उसका टारगेट होता है फार्म फॉरेस्ट्री का, कि अपने खेतों में हम जब किसी स्पेसिफिक पेड़ को उगाते हैं और उसका यूज करते हैं और उससे कमाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए और इनकम के लिए करते हैं, ठीक है। फार्म फॉरेस्ट्री ऑफर मेनी बेनिफिट्स, क्या क्या है, इंक्लूड शेल्टर्स, पॉस्चर फॉर एनिमल, एडिशनल डाइवर्सिफाइड अर्निंग, इम्प्रूव लाइवलीहुड, इन्वायरमेंट। और जाहिर सी बात है कि अगर पेड़ पौधे रहेंगे तो इन्वायरमेंट तो इम्प्रूव होगा ही, ठीक है। और सॉइल भी इम्प्रूव होगी, वाटर की हेल्थ होगी, सस्टेनेबल मैनेजमेंट होगा नेचुरल रिसोर्सेज का, और बायोडाइवर्सिटी भी बढ़ेगी। तो ये होता है कुल मिला के जो हमारी फार्म फॉरेस्ट्री है, इसका यूज होता है, ठीक है। इस तरह से ये इस तरह से बेनिफिशियल है। अब अगला क्या है, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री का सिंपल सा मतलब होता है कि जो जैसे कि अर्बन सेंटर्स हैं, मतलब शहर हैं या कोई स्टेट है, ठीक है, वो खाली पड़ा हुआ है, ठीक। तो या कोई कॉमन जगह हो गई, जैसे कि मान लीजिए कि रेलवे, शहरों में रेलवे की कॉलोनीज हैं या आसपास जो रेलवे की ज़मीनें हैं, या कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी ज़मीनें खाली पड़ी हैं, तो वहाँ पे हमने क्या किया कि पेड़ पौधे उगा दिए, ठीक है। यही होता है कुल मिला के एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री, ठीक। एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री क्या इन्वॉल्व प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑन द साइड ऑफ कनाल, रोड, रेलवे एज वेल एज वेस्टलैंड्स। तो आप समझ लीजिए कि एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री का सिंपल सा यही मतलब है कि हमने जो नहरों के किनारे पेड़ लगा दिए या रोड के किनारे लगा दिया, रेलवे के ट्रैक के किनारे लगा दिए, या शहरों में कहीं ज़मीनें खाली हैं वहाँ लगा दिए। तो इसी चीज़ को, ये सब चीज़ें ना किसके अंदर आती हैं, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री के अंदर आती हैं। और ये जो सोशल फॉरेस्ट्री की बेनिफिशियल क्रिएशन ऑन द फॉरेस्ट ऑन द कॉमन विलेज लैंड, पंचायत लैंड और गवर्नमेंट वेस्ट लैंड, की कुल मिला के जो भी गांव में या शहरों में जो भी खाली ज़मीनें हैं पंचायत की या गवर्नमेंट्स की, वहाँ पे हम इस तरह की चीज़ें एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री के अंदर पेड़ पौधे लगाते हैं और उनका यूज करते हैं। और कम्युनिटी फॉरेस्ट का मतलब क्या है, जो मैंने सोशल वाला बताया था ना कि सोसाइटी जब है मिल के, पूरा गांव मिल के कहीं पे पेड़ पौधे लगाता है और उसका यूज करता है किसी कॉमन लैंड पे, तो कम्युनिटी फॉरेस्ट्री रिफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ द communal land
द विलेज मेंबर कलेक्टिवली डिसाइड एंड इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट ऑन द कम्युनल लैंड, यानी कि जो कॉमन लैंड होती है, कॉमन ज़मीनें होती हैं पूरे गांव की। हर गांव में आप देखोगे ना, या शहर में भी, कि कुछ ज़मीनें होती हैं वहाँ पे वो किसी पर्टिकुलर लोगों की नहीं होती, वो पूरे गांव की होती है। तो उस पूरे गांव की जो ज़मीन होती है उसका यूज करना और फॉरेस्ट्री के लिए, उसी को ही कम्युनिटी फॉरेस्ट कहते हैं। तो उसका क्या, लोकल पॉपुलेशन टेक पार्ट इन प्लांटिंग, मैनेजिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ द फॉरेस्ट क्रॉप, जो भी क्रॉप उगाना है फॉरेस्ट की, जंगल की, जो भी, जैसे कि पेड़ पौधे में चाहे अमरूद, आम, जामुन, ये सब चीज़ें हैं जो भी हम उस कॉमन लैंड पे उगा सकते हैं वो उगाएंगे, और वो सबकी बेनिफिट के लिए होगा, पूरा गांव की। और उससे क्या है, वो शेयर होता है कि उससे जो भी चीज़ें पैदा होती है पूरे गांव में बराबर के लिए शेयर की जाती हैं, और ये सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट प्रदान करता है और इकोलॉजिकल बेनिफिट भी होता है फॉरेस्ट के लिए, ठीक। और इसका मेन पर्पज क्या होता है कि इंक्रीज द इन्वॉल्वमेंट एंड द रिवार्ड ऑफ द लोकल पीपल। जाहिर सी बात है कि जब गांव की ज़मीनें खाली पड़ी तो उससे किसी को फ़ायदा होने वाला तो है नहीं, तो अब उस पर अब हमने पूरा का पूरा, मान लीजिए कि 10 हेक्टेयर है खाली ज़मीनें पड़ी है, उस पर पूरा अमरूद और आम और एक दो और फल के लगा दिए। इससे क्या है, जो इनकम होगी, या तो इनकम बढ़ जाएगी, या तो जो फल पैदा होगा, फ्रूट्स उगेगा, वो पूरे गांव में बढ़ जाएगा। तो इससे सबको फायदा है, पूरे गांव के लोगों को, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि वो जो गांव के लोग हैं, एक हमारा इन्वायरमेंट में एक तरह से इनडायरेक्टली, तो अब पेड़ पौधे लगे हैं तो इन्वायरमेंट को भी बेनिफिट कर रहा है, और गांव के लोगों को भी उससे जो चीज़ें पैदा हो रही हैं, फ्रूट्स या मेडिसिन, लकड़ी, उनको भी फायदा हो रहा है। तो गांव के लोग का इंटरेस्ट भी बढ़ता है, इन्वॉल्वमेंट भी रहता है फॉरेस्ट को कंजर्व, प्रोटेक्ट और मैनेज करने में, ठीक है। तो इससे पूरी कम्युनिटी इंटरेस्टेड रहती है, ठीक। तो ये हो गया हमारा सोशल फॉरेस्ट्री और टाइप ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री। और इसमें कोई भी डाउट है या कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसको जो है फिर से आपको समझाएंगे। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट है या सीयूटी एग्ज़ाम से रिलेटेड भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और एक है ना कि आप हमसे जो पूछ रहे हैं कि बार बार कि सर ये कोर्स कब ख़त्म होगा, देखिए क्या मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मेरी भी कुछ इस समय लिमिटेशंस है, मेडिकल सिचुएशंस है ऐसी कि मैं एक दिन में 2 3 4 वीडियोज़ नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है, मैं जानबूझ के नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं रात को 2 2 3 3 बजे तक, 4 4 बजे तक वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, अपलोड करता हूँ, आपको नोट्स बनाता हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ऐसा मत समझिए। तो हम इस टॉपिक में अब एक टॉपिक है, इन्हीं 2 टॉपिक का बचा हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है, हम देख लेंगे, ठीक। सो हमारा ये यूनिट 2 ख़त्म हो जाएगी। और जो भी क्वेरीज हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और देखिए आप इस समय ना सब कुछ भूल के, यारी दोस्ती चीज़ें भूल के अपने को कंसंट्रेट करिए, और अपने सामने जो भी सिलेबस है उसको रखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, ठीक है। कंसंट्रेट करके पढ़िए, जी जान लगा दीजिए, पूरा फोकस कर दीजिए, क्योंकि यही समय है आपको जी जान लगाने का। क्योंकि ये समय चला गया ना तो बहुत दिक्कत, बहुत मुश्किल हो सकती है। अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी तो आपका फ्यूचर की जो ब्राइट होने की संभावना है वो बहुत बढ़ जाएंगी, ठीक है। आपके जो ड्रीम्स हैं उनको पूरा करने में ना एक अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छा कॉलेज बहुत, क्योंकि वहाँ पे ना सभी अच्छे स्टूडेंट्स जाते हैं, सभी एक से एक स्टूडेंट जाते हैं, ठीक है। तो वो आपके लेवल को और अच्छा करते हैं, आपकी जो कमियां होती हैं उनको इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। सो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, और अपना स्वास्थ्य पे ध्यान रखिए, ठीक है। और नींद प्रॉपर लेके ही एग्ज़ाम में जाइए। आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप अच्छा से, मैं यही भगवान से प्रे करूंगा कि आप सभी लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, आपको अपने ड्रीम की यूनिवर्सिटी मिले तब, ठीक है। सो ख्याल रखिए अपना, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।